नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं एक विषय पर पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों की एक बैठक बुलाई। मैंने उस समय भी कहा था कि पाकिस्तान के में जो 57 इस्लामिक देशों की बैठक अचानक बुलाई गई थी, उसमें सऊदी अरेबिया ने अपनी सहमति जताई थी और ये कहा था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के विषय पर अचानक जो बैठक बुलाना चाहता है, उसमें सभी इस्लामिक देशों को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी किया मतलब आग्रह किया ओआईसी ने। अब उस आग्रह का परिणाम ये होना था, चूंकि आग्रह सऊदी अरेबिया ने किया था, इसलिए लगभग सभी देशों का आना लगभग तय था, ऐसा लग रहा था। लेकिन 19 दिसंबर को जब पाकिस्तान के अंदर ये बैठक हुई तो आश्चर्यजनक घटनाएं हुई और उन घटनाओं में सबसे बड़ी बात ये निकली कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्वयं अपने ही देश में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत बुरे फंसे हैं। तब से लेकर अब तक लगातार पाकिस्तान के अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं, पाकिस्तान में जिस प्रकार से इमरान खान घिरे हुए हैं, पाकिस्तान में हम सभी जान रहे हैं कि इमरान खान 2-3 मामलों में बड़े खतरनाक तरह से घिरे हैं। पहला विषय कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले लगभग 200 रुपये का पहुंच गया है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का रुपया 200 रुपये पार कर गया है। उससे तो स्ट्रॉन्ग करेंसी हम अगर देखें इन कंपैरिजन तो वो अफ़गानिस्तान की है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक लगभग उनसे 2 गुना स्ट्रॉन्ग है। भारत 75 रुपये पर है, हम कहें 3 गुना स्ट्रांग है। बांग्लादेश की भी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है उनके मुकाबले, मैं वर्ल्ड वाइड नहीं कह रहा हूँ, उनके मुकाबले बहुत स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान 2-3 मामलों में लगातार घिरा दिखाई दे रहा है। एक बात तो वो इकोनॉमी के मामले में घिरा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक आया कुछ राजदूतों ने लगातार ये बात कही कि उनकी सैलरियाँ नहीं मिल रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया, बाद में पाकिस्तान ने उस पर लीपापोती की। एक बात तो ये आई। दूसरी, पाकिस्तान की सरकार इस समय घिरी दिखाई पड़ रही है। वहाँ पर जन समूह, जन आंदोलन, इस्लामिक आंदोलन लगातार चल रहे हैं। चाहे हम बात कहें तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की या फिर हम बात कहें तहरीके तालिबान पाकिस्तान की। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट इस समय अफ़गानिस्तान खुले रूप में कर रहा है। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, ये दोनों ही लगातार पाकिस्तान में जिस प्रकार से अपनी जड़ें जमा रखी हैं और इस्लामिक आतंकवाद ने अब पाकिस्तान को जिस प्रकार से घेरा है, तो इमरान खान के ना तो उगलते बन रहा है ना ही लिगलते बन रहा है। दूसरा, आर्मी का भी सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है। ग्वादर पोर्ट पर अभी हमने देखा ही था कि किस प्रकार से इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस ने इमरान खान के खिलाफ और चीन के द्वारा डेवलप किए जा रहे पोर्ट के खिलाफ जिस प्रकार से वहाँ आंदोलन शुरू किया था, उसके सामने भी पाकिस्तान सरकार को एकदम नतमस्तक होना पड़ा था। ये सारे विषय चल ही रहे हैं कि इसी बीच में पाकिस्तान को लगा था कि हमारी नैया अब इस्लाम से पार होगी, इसलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान के मामले में इस्लामिक देशों का वहाँ पर एक बैठक बुलाई थी, जिसको सऊदी अरबिया ही बुला सकता है क्योंकि वो उसका प्रमुख है। सऊदी अरबिया ने इस पर कंसेंट दे दी थी और पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान विषय पर ये उठा था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सिविलियन ग्राउंड पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अफ़गानिस्तान की मदद की जानी चाहिए। अगर अफ़गानिस्तान की मदद नहीं की गई तो वहाँ पर रहने वाले लोग जो अब इंसान कहे जाते हैं, यानी कि मेरा कहना है कि अब इमरान खान की नज़र में वो मुसलमान जो अफ़गानिस्तान में रहते हैं वो इंसान कहे जा रहे हैं। अब मुसलमान इंसान अफ़गानिस्तान के कहे जा रहे हैं तो कहते हैं इंसानियत के ग्राउंड पर जो पैसा अफ़गानिस्तान की रिज़र्व बैंक का अमेरिका की बैंकों में पड़ा हुआ है, उसको रिलीज़ कर दे अमेरिका, उसको रिलीज़ कर दे तो वहाँ पर वो अपने आप सुधर जाएंगे। अब उनको रिलीज़ कर दे, अपने आप सुधर जाएंगे तो पैसा क्या सीधा जनता को जाने वाला है? जनता को कैसे खाने के पैकेट पहुंचाए जाएंगे, जनता को कैसे मदद की जाएगी? कुल मिलाकर वो पैसा तो तालिबान अफ़गानिस्तान को ही जाने वाला है। तो वो कोशिश ये कर रहा है, चूँकि अफ़गानिस्तान का प्रेशर भी बहुत होगा और अगर पाकिस्तान ये नहीं करता है तो अफ़गानिस्तान अपने रास्ते कहाँ खोलेगा? जैसे पहले समय पर, मोहम्मद या उससे पहले के समय पर हमने देखा था कि खाड़ी के जो मैं कहूँ डकैत,
जो खाड़ी से डकैत निकलते थे या लुटेरे निकलते थे, वो लुटेरे चूंकि खाड़ी में कुछ उगता नहीं था, कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, कुछ फल फ्रूट की व्यवस्था नहीं थी, पानी भी नहीं होता था, तो वो क्या करते थे कि समय समय पर वो जाकर दूसरे देशों में लूट डालते थे। लूट डालकर वहाँ से धन लाकर अपने देश को कुछ दिन, अपने लोगों को, कबीलों को कुछ दिन चलाते थे, और फिर पैसा खत्म होने पर, संसाधन खत्म होने का, और फिर कहीं लूट डालते थे, कभी यूरोप की तरफ लूट डालते थे, तो कभी एशिया के हमारी तरफ लूट डाल कर ले जाते थे। ऐसा प्रकरण लगातार वहाँ 1000 वर्ष तक चलता रहा, जब तक मैं कहूँ 1936, 35, 38 की तरफ, जब तक तेल की खोज नहीं हुई थी। वो 1500-1400 वर्षों तक ये सिलसिला चलता ही रहा वहाँ लूट का। ये तो पुराना प्रोफेशन है खाड़ी के लोगों का। तो अब मुस्लिम आबादी जो वहाँ की है, या मुस्लिम सरकार, जो आतंकवादी सरकार वहाँ बैठी है, चूंकि अफगानिस्तान में इकोनॉमी अब चल नहीं सकती, कुछ प्रोडक्शन हो नहीं सकता, विश्व ने रिकॉग्नाइज किया नहीं है, इसलिए इन सभी विषयों पर अफगानिस्तान, अब अगर अफगानिस्तान में कुछ सर्वाइवल की व्यवस्था ना हुई तो वो अब पाकिस्तान को ही अपना टारगेट बनाने वाला है। और ये संभव है कि पाकिस्तान लुट-पिट कर बराबर हो जाए, चूंकि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम से तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इस तरह के बहुत सारे ग्रुप ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जो कि अफगान तालिबान के संपर्क में हैं। इसलिए लगातार कोशिश पाकिस्तान ये कर रहा है कि किसी तरह से अफगानिस्तान में सर्वाइवल शुरू हो जाए, अन्यथा हमारे ही प्राण निकलने वाले हैं, हमारे ऊपर ही हमला होने वाला है। और अगर अफगानिस्तान ने हमला किया, इस्लाम के नाम से हमला किया, तो ये तो तय बात है कि अब पाकिस्तान टूट कर रहेगा। इधर पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के मामले में भारत सरकार लगातार इंटरनेशनल मंचों पर उठा रही है, और उस हिस्से को कैसे वापस लिया जाए इसके लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, डबल स्ट्राइक, दिवाली की स्ट्राइक, और उनको बचाने के दो साधन, उनके ऊपर हमले के या वो हिस्सा वापस लेने के दो इंतजाम जो लगता है भारत सरकार ने किए थे। एक बार गलवान उनको बचा ले गया, दूसरी बार अफगानिस्तान के अंदर का अमेरिका बनाम अफगानिस्तान उनको बचा ले गया। दोनों ही बार भारत सरकार ने अपनी फौजें लगातार बॉर्डर पर लगा रखी थी। अब तो ये इस प्रयास में उन्होंने बुलाया। अब आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो इस्लाम के नाम से ही बचा सकता है, क्योंकि इस्लाम के नाम से जो आक्रोश वहाँ पैदा हो चुका है, जो वहाँ आतंक पैदा हो चुका है, जो अब पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और वहाँ पर अब लगातार डेमोक्रेसी के ऊपर हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं, बॉम्ब फूट रहे हैं, और सरकार का विरोध हो रहा है, यहाँ तक कि आर्मी का विरोध होना शुरू हो गया है। तो उसने बैठक बुलाई। अब भारत ने भी एक दूसरा काम कर लिया। मोदी सरकार तो इस मामले में बहुत परफेक्ट है। पाकिस्तान की और चीन की बर्बादी का अगर मुख्य कारण कोई कहा जा सकता है तो वो मोदी सरकार कही जाती है, उसकी इंटरनेशनल पॉलिसी कही जाती है। ऐसी परिस्थिति में जब मोदी की इंटरनेशनल पॉलिसी इस स्तर की हो कि पाकिस्तान पूरे संसार से अलग थलग पड़ गया हो, चीन भी पूरे संसार से अलग थलग दिखाई दे रहा हो, ऐसी परिस्थिति में भारत कोई एक्शन न ले जब 57 इस्लामिक देशों की बैठक पाकिस्तान में हो, तो ये ठीक बात नहीं है। भारत ने भी उसी तिथि को 5 बड़े इस्लामिक देश जो कि अफगानिस्तान से जो बॉर्डर शेयर करते हैं, पाकिस्तान और ईरान को छोड़कर, मैं फिर से कहता हूँ, पाकिस्तान और ईरान को छोड़कर जो इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, उनको दिल्ली में बुला लिया। इसमें तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब 5 देश जो रशियन फेडरेशन यूएसएसआर के कभी हिस्सा हुआ करते थे, आज वो इस्लामिक कंट्री हैं और वो ओआईसी के भी हिस्से हैं। इनको दिल्ली में बुला लिया। तो नतीजा ये निकला, पाकिस्तान में केवल 57 में से 20 देश ने ही भाग लिया। उन 20 देशों में से भी ज़्यादातर देशों ने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स भेजे, अपने राज्य प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख नहीं भेजे। और 5 इन देशों की जो बैठक साइमल्टेनियसली दिल्ली में बुलाई गई थी, उन 5 ने दिल्ली में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया और वो दिल्ली में आ गए। अब 20 इकट्ठे हुए। पहले तो यही फज्जी हो गई कि भाई पाकिस्तान को लगता था कि वो इस्लामिक देशों का बड़ा भारी समर्थन हासिल कर लेगा या वो उनमें अग्रणी भूमिका निभालेगा, तो उनमें से 20 ही आए। 20 में भी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर या किसी ने सेक्रेटरी भेज दिया या ऐसे करके कुल मिलाकर वो उसका खेल खत्म हो गया।
तो पाकिस्तान में ये आक्रोश होना कि भाई इस्लाम के नाम से सब चल रहा है और इस्लामिक कंट्री ही हमारा साथ नहीं दे रहे, और इस्लामिक कंट्रियों ने कोई आश्वासन भी नहीं दिया। हाँ, एक बात जरूर कही गई कि ट्रस्ट फंड बना लिया जाए अफगानिस्तान के लिए, कि अफगानिस्तान के लोग मरने ना पाए, उनको जीने के लिए जो खाने पीने की ज़रूरत की आवश्यकता है वो उनको कैसे सप्लाई की जाए, इस पर व्यवस्था कर लेंगे। अब पाकिस्तान इस्लामिक देशों की बैठक बुलाए, भले ही पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर वो सऊदी अरब ने बुलाए और कश्मीर का राग न छेड़े, तो ये तो संभव ही नहीं है कैसा वो कश्मीर का राग ना छेड़े। इस परिस्थिति में उसने कश्मीर का राग छेड़ा और ये कहा कि फ़िलिस्तीन और कश्मीर के मामले में सारे इस्लामिक जगत को इकट्ठा हो जाना चाहिए और मुसलमानों की मदद की जानी चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि ये 57 में से 37 देश क्यों नहीं आए या कोई रिप्रेजेंटेटिव भी क्यों नहीं भेजा, क्योंकि वो सब जान रहे होंगे कि इस परिस्थिति में कश्मीर का राग ना लापे ऐसा पाकिस्तान में संभव नहीं है, क्योंकि इमरान खान की रोटी कपड़ा मकान सब कश्मीर से ही चलता है और कश्मीर के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि जिन्ना की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी फेल कर दी है नरेंद्र मोदी ने। उससे पहले कुछ होता दिखाई देता था, कभी बम ब्लास्ट होते थे, कभी हमले होते थे, कभी ये होता था। अब वो इस स्थिति में आ गए हैं कि अगर कोई हमला शुमला की बात आती है तो 1 दिन या 2 दिन के अंदर एलिमिनेट कर देती है भारत सरकार। तो इन देशों को पहले से अंदाजा होगा, और नरेंद्र मोदी इस समय विश्व के लीडर हैं, तो मोदी जी के प्रभाव में या मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में खाड़ी के लगभग सभी कंट्री, 2-3 को छोड़कर, 2-3 का मतलब है कि पाकिस्तान की बात करें या टर्की की बात करें, टर्की भी अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर इस समय चल रहा है, उससे भी लोगों ने ट्रेड छोड़ दिया है। और पाकिस्तान तो जैसे चल रहा है वैसा चल ही रहा है, 200 से ऊपर का डॉलर हो गया उनका। तो फिर अब बाकी के जो देश हैं वो पाकिस्तान का साथ क्यों दें, और नरेंद्र मोदी जब वर्ल्ड लीडर हैं तो मोदी जी को क्यों ना सपोर्ट करें। और मोदी जी का कम से कम लाज लज्जा अगर भय ना हो तो लाज लज्जा तो हो ही कि अगर पाकिस्तान में बैठक के लिए गए तो मोदी जी क्या सोचेंगे। इसलिए 37 देशों ने तो हिस्सा ही नहीं लिया, और कश्मीर पर जब इन्होंने बात की तो किसी भी इन 20 में से भी जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, किसी देश ने भी कश्मीर के विषय पर आधा सेकंड का भी स्टेटमेंट नहीं दिया। अब आधा सेकंड का स्टेटमेंट अगर दे देते तो आपको मालूम है कि पहले भी 2 कंट्री भारत के मतलब जम्मू और कश्मीर पर स्टेटमेंट दे चुके हैं, उनका क्या हाल हो चुका है। एक पहले स्टेटमेंट टर्की ने दिया था, तो टर्की का इस समय क्या हाल है, टर्की स्वयं जवाब नहीं दे सकता। एर्दोगन ने अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और हम बहुत बुरी पोजीशन में आ चुके हैं, और परिणाम ये निकला था कि उन्होंने कहा कि हम तो इस्लाम के नाम से शासन करते हैं, और इस्लाम के नाम से शासन करने पर चूंकि इस्लामिक बैंक में, इस्लाम में कर्ज की व्यवस्था नहीं होती या ब्याज की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए बैंकों के कर्ज का रेट बढ़ाया नहीं जा सकता। एकदम वहाँ के 5% रेट डॉलर के मुकाबले इंटरनेशनल करेंसी उनकी डाउन हो गई थी ये स्टेटमेंट देते ही, और लगातार रोज 1-8% उनकी गिर रही है। आप सोच सकते हैं कि कोई वहाँ फाइनेंस क्यों करे, कोई वहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करे, और उन्होंने कुछ पैदा नहीं करना, उन्होंने इस्लाम के नाम से ही दुनिया में आतंक फैलाना है, उनका विचार है। दूसरा, अगर मैं कहूँ मलेशिया ने भी स्टेटमेंट दिया था कश्मीर के मामले में, तो मलेशिया के साथ मोदी जी ने स्वयं ट्रीटमेंट कर दिया, और मलेशिया से जो एडिबल ऑयल भारत में आता था उस ऑयल की भारत में एडिबिलिटी कम कर दी थी, और उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी थी, या उस पर जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ा, कुछ ऐसा कर दिया, जिसका परिणाम निकला था कि वहाँ के राष्ट्रपति पहले हटाए गए, और फिर जो नए राष्ट्रपति बने उन्होंने भारत से माफ़ी मांगी, और पुराने राष्ट्रपति से भी उन्होंने आग्रह किया कि आप भारत से माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो बर्बाद तो हो ही गए। पुराने राष्ट्रपति ने माफ़ी मांगने से जब मना कर दिया तो उनको पार्टी से भी बाहर कर दिया गया था। क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी, मलेशिया की इकोनॉमी भारत के बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि 51% के लगभग या 50% के लगभग उनके यहाँ जो तेल जो निर्यात होता है वो एडिबल ऑयल है, और सबसे बड़ा आयातक उनके देश का, उनके ऑयल का भारत है। और भारत के नरेंद्र मोदी सरकार ने तो ये प्रण रखा है कि हमें नुकसान हो, हमारे यहाँ हमें चिंता नहीं है, हमारी जनता सब बेयर कर लेगी, लेकिन हम तुमको नेस्तनाबूद कर देंगे।
तो अब ऐसी परिस्थिति में जब दो देशों का हश्र देख चुकी हो इस्लामिक दुनिया, तो मोदी जी के अगेंस्ट में कश्मीर मामले या अफगानिस्तान के मामले में कौन पाकिस्तान में प्रवेश करे, ये सब कुछ सामने आया। इसलिए अब पाकिस्तान की फजियत इस्लामिक देशों के मामले में भी हो ही चुकी है, और दूसरा उनके देश में वो स्वयं घिरे हुए हैं, और पाकिस्तान की जो इस समय की दुर्दशा है उस दुर्दशा का परिणाम क्या होगा ये तो आगे आने वाला संसार ही देखेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।